Ever felt like that you have a particular skill and want to take it forward in life? Ever wanted to start something of your own but don't know where to begin from? Well, PSI Global Community has invited one such guest who is going to give you baby steps on how to start a business. Our today's guest, Rajiv Narang Sir, is one such personality who has helped many people build their brands and go further in life. He's a TEDx speaker and has more than 30 years of experience in the field of sales and marketing. He's a trainer in sales, marketing, and communication domains, and also an author of books like Get Up, Arise, Boost Your Sales Success, and a workbook on sales training. He's an initiator of many welfare projects and has also positioned himself as a possibility of creativity and contribution. The best quality of our today's guest is he's always smiling. So without wasting much time, let's see what is it that Rajiv sir has to share with us. Hello everyone, welcome to our new interview series, Talk It In, and let's meet our guest of the day, Rajiv Narang sir. Hi sir, how are you? It's a pleasure to have you here with us. Thank you, Shruti. Thank you so much. It's my pleasure too, and congratulations for your new show, Talkative. Thank you, sir. I'm so excited, and I'm so happy to see you growing like this. Thank you, sir. So now we know the topic for the interview. I'll just jump to the first question without taking much time. So, sir, the question is, if an individual has the skill set and wants to start something of his own or her own, but don't know where to begin from, then how to start? शुरुआत कैसे करें? शुरुआत एक एग्जाम्पल से करते हैं. Sure. Right, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ. There is one lady called by name of Mrs. Harbhajan Kaur. She stays in Chandigarh, and she makes brilliant sweets. बेसन की बर्फी उनकी स्पेशलिटी है. और ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड, क्योंकि उन्होंने अपनी बेसन की बर्फी बनाने का जो बिजनेस है वो 94 इयर्स की एज में शुरू किया है. अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, इसकी रेलेवेंस की आपके सवाल से, वो रेलेवेंस ये है कि आपके पास एक स्किल है, आपको मालूम है आप बेसन की बर्फी बनाना जानते हो, और एक मौका मिला आपको कि उसको बिजनेस में कन्वर्ट करने का, तो आपने किया. करेक्ट? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि वो स्किल उनके अंदर था. यानी जब हम भी जिसके पास भी ये स्किल, जिसको भी अपना काम शुरू करना है, ये जानते हुए मानते हुए कि उसके पास ये स्किल है, उसको ये पहले चेक कर लेना पड़ेगा कि वो स्किल उसमें सचमुच में है. यानी उसको अपने पुराने एक्सपीरियंसेस में उस स्किल के लिए बहुत एक्कोलेड्स मिले हैं, एक्नॉलेजमेंट मिला है, वो पहचाने जाते हैं उस स्किल की वजह से. दूसरा, उनको ये देखना पड़ेगा कि 94 इयर्स के होने के बाद क्या वो खुद भी ये काम कर सकेंगे. विच मीन्स मैं सिर्फ मिसेस कौर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस व्यक्ति की बात भी कर रहा हूँ जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो कि अगर किसी के पास वो स्किल सेट है तो वो क्या करे. तो बोला वो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए वो पैशन. वो पैशन चाहिए कि अगर सपोज करे कि बिजनेस शुरू हो जाए, और बिजनेस शुरू होने के बाद अगर उसमें अप्स एंड डाउन्स दोनों होंगे, तो अप्स में तो वो खुशी खुशी चला लेगा, लेकिन डाउन्स होने पे क्या वो उसको सस्टेन कर पाएगा, या क्या वो उसको सस्टेन करने के लिए अपनी शिद्दत से काम करेगा. बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बिजनेस. योर अप्स एंड डाउन्स विल टेक प्लेस, एंड उसके लिए वो स्किल तो होगा, लेकिन अगर साथ में वो पैशन होगी, वो जिद होगी कि मुझे वो काम करना है, तो वो तभी उसको कर सकेगा. ये है थोड़ा सा इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस. लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है कि उसको क्या करना चाहिए, उसको सबसे पहले देखना चाहिए कि जो स्किल मेरे अंदर है, उस स्किल के साथ वाले लोग और क्या क्या कर रहे हैं. क्या लोग उस स्किल को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनके जैसे एग्जाम्पल ही लेते हैं. लेट्स से बेसन की बर्फी वाली आंटी की बात ही कर लेते हैं, मैम की बात ही करते हैं. तो कितने तरह की मिठाइयाँ इस वक्त ऑनलाइन मिल रही हैं. क्या वो मिठाई की दुकान खोलना चाहते हैं, क्या ये वो सिर्फ अपने घर से बना के सिर्फ उतना ही बना के बेचना चाहते हैं जितना उनकी कैपेसिटी है, या वो उसको आगे कुछ और सोचते हैं कि उसका कुछ बड़ा हो सकता है. राइट? लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं एक डिफरेंशिएटर देना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर. एंड आई थिंक जितने लोगों के मन में भी अपने स्किल रिलेटेड सपने आते हैं कि वो इसको कुछ मोनेटाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते,
उनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दो चीजों में। एक होता है सोलो, जैसे एंटरप्रेन्योर होता है वैसे ही है सोलोप्रेन्योर। सोलोप्रेन्योर मतलब वही व्यक्ति जो एक इंडिविजुअली अपने स्किल के बेसिस पे कुछ काम करेगा, वो हो गया सोलोप्रेन्योर। वो स्टार्टअप नहीं हुआ। स्टार्टअप तब होता है जब वो उसको स्केलेबल कर सकता है। स्टार्टअप तब होता है जब वो उसको एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर सकता है, जिसमें वो सिर्फ अपना फायदा नहीं और लोगों का भी फायदा सोच सके, और साथ साथ जो उनके साथ उनकी टीम भी जुड़ सके और लोग उस आइडिया को लेकर के आगे चलते रहे। ये उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, द पर्सन whom you are talking about with respect to the person with the skill set, उसको ये समझना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहता है। So I think Mrs. Harbhajan Kaur from Chandigarh will remain a solopreneur till the time somebody also doesn't take the legacy forward, and उसका वो जैसे हम देखते हैं ना, एक व्यक्ति ने काम शुरू, अगर आपने कभी नोटिस किया, दिल्ली पीपल शुड डेफिनेटली नो, आई एम फ्रॉम दिल्ली सो आई रियली नो, there is a sweet shop called Bharat Sweets, whatever it's called. Yes. There was a time जब वो एक जगह से शुरू हुआ था, राइट, और उसमें एक स्पेसिफिक टाइप की ब्रिक शेप्ड चॉकलेट बर्फी और नारियल बर्फी बनती थी, एंड दैट वाज हिज स्पेशलिटी, स्पेशली द नारियल वन, द कोकोनट वन। सो लेकिन आज अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो उसके बहुत फ्रेंचाइजीज है, बहुत सारी शॉप्स आपको हर जगह मिलेंगी भरत स्वीट्स की या भारत स्वीट्स की। तो वो क्यों है? क्योंकि वो एक आइडिया जो था टू सेल दोस individually wrapped coconut sweets across to be sold like that, somebody took it forward, created a business out of it, and then made some franchisees out of it. And this is very sounding like a very offline kind of a thing. ये online में भी convert हो सकता है। So coming back to what you were saying, ये देखना पड़ेगा कि वो स्टार्टअप के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, या सिर्फ वो अकेले रह करके एक अपने स्किल है उस पे बनाया, एक हॉबी कोर्स को आपने प्रोफेशन में कन्वर्ट किया, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। और उसी के बेसिस पर डिफाइन होगा कि उसको कितना आगे लेके जाना है, कितना पैसा चाहिए होगा, कितना नुकसान हो सकता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल एक्चुअली डिपेंड ऑन दिस कॉल दैट समबडी टेक्स। जैसे मैं आपको जानता हूँ, मुझे मालूम है कि आप ऑफ कोर्स बिसाइड्स योर प्रोफेशन यू आर अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, राइट? सो इफ यू चूज टू मेक पेंटिंग्स, and then say कि मैं उनको बेचना चाहती हूँ, and I'll create an online gallery, right, and people can then choose, right? So you can do that, but you will be doing it, say you'll make some paintings in your own skill, with your own skill, and then it'll get sold, you'll get it money, so you are a solopreneur. But if you try and see how I can really monetize it and make it a larger thing, and then it will become a startup. When we talk about startup, it is not only about a skill set, it is also about an idea. And the idea is the business idea. So while the skill is there, there is an idea. And then this idea of besan ki barfi, your paintings or anything has to serve has to do something for the consumer. कुछ better approach चाहिए होगी, कोई, it should solve something. It should be of good to humankind, I would say it like that. तो उस आइडिया के मल्टीप्लायर बनते हैं, तब जाके वो बिजनेस में कन्वर्ट होता है। Now comes a follow-up question. How to find the right consumers of your product or the services that you're offering? So उसका एक precursor लेते हैं पहले। See, when I was talking about that you have to check whether your idea or your skill set is actually going to be, make a good business idea. What has to happen is that I told that we have to search for what else is happening in the market. कि लोग आपके जैसे और कितने लोग हैं जो मार्केट में क्या कर रहे हैं। तो अगर आई एम श्योर आपके जैसे आर्टिस्ट सोशल मीडिया पे बहुत सारे हैं, वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। मेरे जैसे बिजनेस कंसल्टेंट्स मार्केट पे बहुत सारे हैं, वो कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। तो अगर आपके पास कोई आइडिया आता है तो उस आइडिया को आप पहले मार्केट में चेक करते हैं। बिफोर यू आर टॉकिंग टू द कंज्यूमर, यू आर एक्चुअली सेइंग, हाँ, आप ये पूछोगे भी कौन खरीदेगा मेरा काम, यही तो डिसाइड करना ना पहले। कस्टमर कैसे ढूंढे तो बाद में सवाल है, पहले ये देखना पड़ेगा कस्टमर है कौन, राइट? कि कस्टमर है कौन। अगर आपको ये डिफाइन करना है कि आपका बिजनेस स्किल सेट ये है, आइडिया ये है और मेरे कस्टमर ये हैं, क्योंकि उन्हीं कस्टमर की कोई पेन या कोई नीड आपका आइडिया पूरी करना चाहिए। अगर वो आइडिया उसका पेन नहीं है तो आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे कि जैसे मैं फिर आपका ही एग्जांपल लेके चलूंगा कि आप अगर पेंटिंग्स बना के सारी दुनिया को बेच सकते हैं,
लेकिन जब आप सारी दुनिया तक रीच आउट करने की कोशिश करेंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे, आप उस मार्केटिंग एक्टिविटी को सस्टेन नहीं कर पाएंगे और आप कहीं ना कहीं खो जाएंगे। और फिर जब ये देखेंगे कि और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं वो क्या बेच रहे हैं, मुझे याद है कि आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द name of the artist, but this artist, he connected once, he would sell paintings only around the theme of cows. He's a modern artist, पर उसकी सारी paintings cows के बारे में, one way or the other cow is a part of that, and so there is a niche that he created. मैंने उनको कैसे कनेक्ट किया था, मेरे एक कस्टमर थे जो कि डेयरी इंडस्ट्री में है, उन्होंने अपना नया ऑफिस बनाना था एंड आई वांटेड टू गिफ्ट देम समथिंग. So I found that he is the one who makes cows. So I thought let me check what he makes, and so that if that cow painting could be a part of the dairy industry का office, it will make good sense. तो आपको niche चाहिए जिसके बेसिस पे कस्टमर पता लगेगा कि कस्टमर है कौन. जब ये पता लग जाएगा कि कस्टमर कौन है, then the marketing activity and the searching and the what you call as मार्केट मैपिंग हैपेंस. देन द तो ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि आपके जो ऑडियंस हैं वो टेक्निकल नहीं है, वो सब न्यूबीज हैं और वो सब पैशनेट स्किल सेट और होल्डर्स हैं. जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस माइंडेड हो, तो इसलिए मैं उस भाषा में टेक्निकल्स में तो नहीं जाऊंगा, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको पहले डिफाइन करना है कस्टमर कौन है, और कस्टमर जब डिफाइन हो जाए तो फिर आपको देखना है वो मिलता कहाँ है. राइट तो कि वो इंस्टाग्राम पे ज्यादा होता है या वो लिंक्डइन पे ज्यादा मिलता है. अगर आपका कस्टमर कॉर्पोरेट होगा तो शायद आप जैसे चॉकलेट्स बनाने वाले लोग होते हैं, ठीक है, तो जब चॉकलेट्स बनाते हैं स्पेशली उनके फेस्टिवल सीजन पे सेल्स बढ़ जाती है. और हमने देखा है कि कुछ साल में चॉकलेट कनोजियस भी बढ़े हैं और चॉकलेट मेकर्स भी बढ़े हैं. अब उनके लिए सोशल मीडिया हैज बीन द ओनली थिंग. तो उनको पता है कि मेरे जो चॉकलेट खाने वाले के लोग हैं वही हैं, तो खाने वाले तो एक हो गए, लेकिन कॉर्पोरेट गिफ्टिंग करने के लिए लोग जो चाहिए होंगे वो लिंक्डइन पे मिलेंगे. तो उन्होंने अपनी सारी मार्केटिंग, सारी एक्टिवेशन लिंक्डइन पे करना शुरू किया. तो लोग वही हैं, जैसे हम सोशल मीडिया पे हैं, सारे हमारे कस्टमर्स भी वही, तो वो आपको वहां मिलेंगे. और फिर उसके हिसाब से आप जिस कस्टमर के लिए जो प्रोडक्ट देना चाह रहे हो उसकी नीड पूरी करते हुए फिर आपको अपने एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग या अपने क्रिएटिव या पोस्ट बनानी पड़ेंगी कि आपको, मतलब सुनते हैं ना जैसे कि कहते हैं कि आप दिवाली गिफ्ट दिवाली के वक्त अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में बढ़िया सा गिफ्ट दें तो दिस इज लाइक organic etc etc etc, you talk about it, the benefits of your and the advantages and the features of your product, and then talk about it. That's how you go. That's how it happens. My another question is how to evaluate pros and cons of your business. कैसे evaluate करेंगे आप? Okay, हर चीज का जो जवाब है ना दो ही जगह पे मिलेगा, एक कंपटीशन और एक कंज्यूमर. राइट जैसे मैंने बोला, जो आपका स्किल सेट है और जो उसका आइडिया है, बिजनेस का आइडिया जो है कि आपको शॉप खोलनी है या डायरेक्ट सेलिंग करनी है या आपको फ्रेंचाइजी में बाद में जाएंगे या आप तो ऑनलाइन पे ही डिफरेंट पोर्टल्स में या अमेजोन पे डाल देंगे सेल के लिए, ये जो भी चीजें आप हैं इसमें आपको फिर अब तीसरा एंगल आ गया, कंज्यूमर, कंपटीशन, और फिर आया चैनल, कि आप जिस रास्ते से बेच रहे हैं आपको देखना पड़ेगा कि उस रास्ते. फॉर एग्जांपल आप चुनते हैं कि मैं चॉकलेट्स ना अमेजोन पे लिस्ट करा देती हूँ या पेंटिंग्स में अमेजोन पे जाती हूँ, तो आप फिर अमेजोन को चेक करेंगे. अमेजोन में जब आप सर्च करेंगे पेंटिंग्स या जो भी अपने पूरे डिस्क्रिप्शन करेंगे, आपको बहुत सारे लोग नजर आएंगे जो ऑलरेडी वहाँ पेंटिंग्स बिक रही होंगी या चॉकलेट्स बिक रहे होंगे. तो आपको हर एक को स्टडी करना है, वो क्या बेच रहे हैं, वो कैसे बेच रहे हैं. फिर आपको ये भी स्टडी करना होगा कि अच्छा अमेजोन के चार्जेस कितने हैं, मैं उसको डिलीवर खुद करूंगी तो मेरे को कितने चार्जेस बचेंगे. फिर आप उसका प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे कि मेरा इतना खर्चा आता है, इतने मेरे डिलीवरी चार्जेस लगते हैं, इतने मेरे को अमेजोन को कमीशन देना पड़ता है, तो मेरे पास ये बचता है. तो ये जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं ये कोई हमें हवा में थोड़ी सोचने हैं, ये तो हमें इन्हीं चीजों से मिलेंगे कि जैसे मैंने बोला कंज्यूमर की कौन सी नीड पूरी हो रही है, कंपटीशन क्या क्या कर रहा है, तो हमारे पास डिफरेंशिएटर क्या है. डिफरेंशिएटर होना बहुत जरूरी है. और साथ में चैनल के साथ, जिस चैनल को आप यूज करेंगे उसमें होने वाले आपके नफे नुकसान के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भी, और फिर प्रॉज एंड कॉन्स की उसमें क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है. पर एक बात हमेशा याद रखिएगा श्रुति, कि जब भी आप कोई काम करें आपका फोकस जो है वो कंज्यूमर होना चाहिए. स्किल सेट आपका है लेकिन पैसे उसने देने हैं. करेक्ट. तो जिसने पैसे देने हैं
उसकी जरूरत पूरी होना जरूरी है, उसकी सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है, उसकी हैप्पीनेस और डिलाइट होना जरूरी है, तब आपका बिजनेस चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। और तीसरी चीज जो होती है कि क्या आप अपने काम को, अपने स्किल को कंसिस्टेंटली कर सकते हैं, या पता लगे कि आज हो रहा है फिर पता नहीं आपको टाइम नहीं मिला, 6 महीने बाद करेंगे, वो बिजनेस आइडिया नहीं है, वो आपकी हॉबी है, वो हॉबी है आपकी, आप वो उसको कर रहे हैं। तो ये जो एलिमेंट है प्रोस एंड कॉन्स का, आपको देखना है। और एक बात और बोलता हूँ, आपको ना लर्निंग लेनी है आपके कंपटीशन से, जिन्होंने सक्सेस स्टोरी खरीद की है, लेकिन उससे भी बड़ी लर्निंग आपको मिलेगी उन लोगों से जो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, क्योंकि आप ये रियलाइज कर सकेंगे कि इन्होंने क्या गलती की होगी, राइट? तो फेलियर से और जो मिस्टेक्स होती है, जो अपनी मिस्टेक करना जरूरी नहीं होता हर बार कि मेरे हिस्से की मिस्टेक मैं करूंगी, उनके गलतियों से भी आप सीख सकते हैं कि अब मुझे क्या नहीं करना है ताकि मेरा नुकसान नहीं हो या मेरा सब चलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक और है जो बीच में मैं लाना चाहता था। Wow, sir, that was very much inspirational for sure. मेरा next question इससे related ही है. So the question is, even after having a foolproof plan, what could be the chances of failure? Like, what are the possible obstacles for a startup? हम स्टार्टअप की बात करते हैं ना, या बिजनेस आइडिया की बात करते हैं, और सोशल मीडिया पे होने वाला काम ज्यादा होता है, या हम डिजिटली उसको ज्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हम या तो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हमने यहाँ से किया, बस अब तो रिजल्ट आना शुरू होना चाहिए, और फिर हम डेस्परेट हो जाते हैं, प्राइस की वजह से नहीं बिक रहा होगा, ये एक कारण हो सकता है अब कि हम डेस्परेट हो जाते हैं, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। We know कि ज्यादातर जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, most of them are failures. हाँ, ये दोनों एक साथ रिलेटेड ही है। करेक्ट, करेक्ट, या So what are the steps to be taken to make sure that we don't end up as a failure? So Shruti, what happens is that ये क्यों होगा हिसाब से अगर देखें, जब हम ये जो आप बात बोल रहे हो ना कि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स हैव बीन फेलियर्स, इसका अगर हम डेटा पढ़ेंगे तो ये उन लोगों के बारे में नहीं हो रहा होता जो घर में अचार बना के बेचते हैं या घर से चॉकलेट्स बना के बेचते हैं, क्योंकि वो लोग ना ऑलरेडी उसको उतना ही करना चाहते हैं जितना वो करना चाहते हैं। ये जो डेटा है, ज्यादातर डेटा है आपका जो एक्चुअली टेक्नो बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टार्टअप्स हैं, जिन्होंने अपने कुछ बिजनेस आइडियाज लाए, कुछ सॉफ्टवेयर को सर्विसेज को सॉफ्टवेयर की तरह बेचने की कोशिश की, या आईटी रिलेटेड या टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये चीज उसमें हो। उसके जो मुझे मल्टीपल जो पॉइंट्स हैं, मैं उसमें वही बोलना चाहता हूँ कि पहला पॉइंट तो मैं बोलूंगा कि हम ना टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस देते हैं। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हो सकता है, टेक्नोलॉजी एनेबलर होता है, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या होता है, देखिए, आपने अपना एक स्किल से, आपका पास बिजनेस आइडिया है, आप उसको बेचना चाहते हो, राइट? आप कौन हो? ह्यूमन बीइंग। जिसने इसको यूज करना है या जिसने इसको खरीदना है, जिसने इसके पैसे देने हैं, वो कौन है? ह्यूमन बीइंग। अब दो ह्यूमन बीइंग्स के बीच की जगह अगर सपोज करिए टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो टेक्नोलॉजी तो प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी की वजह से हम एक दूसरे को रीच आउट कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी की वजह से हम इस वक्त ये बातचीत कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से हम अपने डेटा को पढ़ पाते हैं कि उसको क्या कंज्यूमर बिहेवियर है, कौन पे को मिलता है, सारी मैपिंग हो सकती है, सारी के सारे एनालिसिस जो है डेटा ड्रिवन है, और वो सारा का सारा हमें टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है। सो टेक्नोलॉजी इज अ सपोर्टर, टेक्नोलॉजी इज एन एनेबलर, बट जो कम्युनिकेशन और जो इमोशनल कोशेंट हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं या ह्यूमन कनेक्ट रखते हैं, वो डिफाइन करता है कि आप कहाँ तक लेके जाते हैं। मेरे को ऐसा बहुत ज्यादा लगता है कि जब हमने टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बेसिक्स को छोड़ दिया है, ह्यूमन इमोशनल कोशेंट को छोड़ा है, हमारा फेलियर चालू हुआ है। मैं उस बारे में बिल्कुल नहीं बात करना चाहता हूँ कि जहाँ प्रोडक्ट के प्रोडक्ट फेलियर्स थे, वो तो टेक्नोलॉजी का फेलियर है, करेक्ट। हमने अगर प्रोडक्ट को उस लेवल पर जाके नहीं बनाया जिससे हमारे कंज्यूमर की पेन एरिया मैनेज होता है, तो वो प्रोडक्ट का फेलियर है। वहाँ टेक्नोलॉजी फेल हुई और हमने एज ए ह्यूमन उसको ठीक से काम नहीं किया। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे फेल होने का कारण है कि हमने टेक्नोलॉजी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है और हमने उसके पूरे ह्यूमन फैक्टर को जीरो डाउन कर दिया है कि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बहुत ट्रेनिंग्स मैंने पीछे दी हैं और मैंने नोटिस किया है ये बात कि हम कहते हैं कि हमने अच्छा प्रोडक्ट बना दिया,
हमने उसको अच्छे से टेक्नोलॉजिकली अच्छे से प्रेजेंट भी कर दिया, लेकिन उसके बाद अब उसको चाहिए होगा तो वो ले लेगा, नहीं चाहिए होगा तो नहीं लेगा। वेयरएज ये हमारा एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सेलर, ये हमारा काम है कि हम उसको कहें भैया खरीदो। हम ये रीच आउट, हम कम्युनिकेट। बोलते ही नहीं है, ये हम बोलते नहीं है। तो मुझे लगता है एक तो बहुत बड़ा फेलियर यहाँ पे मुझे नजर आता है कि ये होता है कि फेल हो जाते हैं। दूसरा, हम सस्टेन नहीं कर पाते हैं फंड्स के चलते, क्योंकि आइडिया तो हम शुरू कर लेते हैं फटाफट कि हाँ ये भी करेंगे ये भी। मैं आपको अपना अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूँ, वेयर आई सॉ अ फेलियर बिकॉज ऑफ दिस होल एरिया। आई स्टार्टेड दिस प्रोग्राम कॉल्ड आरोग्यालय. It is about Ayurveda. No, not Ayurveda. It is about awareness about health through Ayurveda in schools. So I thought schools में इतने सारे लोग आते हैं, आज हमारे को हम आज पिछले 10 साल से आयुर्वेदा के नाम पे बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, सब कुछ हमारे आसपास आयुर्वेदा हो गया है, सब चीजें हमारे पास ऑर्गेनिक हर्बल ये सारी बातें हो रही हैं, हेल्थ रिलेटेड हो रही हैं। और आज आफ्टर ड्यूरिंग द पेंडेमिक इम्यूनिटी इज द बज़वर्ड, राइट? तो हमें लगता है कि ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो मुझे आज से 3 साल पहले ये मैंने शुरू किया था, और 3 साल पहले जब मैंने इसको शुरू किया तो मुझे बड़ा क्लियर नजर आया कि schools are a brilliant space platform जहाँ पे हम इसको educate कर सकते हैं, and let's catch them young, let's catch the students young so that then जो उनके lifestyle में ही आ जाएगा ये चीज, तो अच्छा हो जाएगा। Correct. And I also connected through the Ayurveda doctors, and we created a platform about that. And we also thought that there will be lots of these Ayurveda organizations who will be able to support it. Because हर प्रोग्राम को चलाने के लिए फंडिंग चाहिए। तो मुझे लग रहा था कि मेरे फंडिंग के बाद, मेरे अपना जब इनिशियल फंडिंग अपना सारा कर दिया, उसके बाद ये जो ब्रांड्स हैं ये इसको फंड करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर कोविड आ गया तो हमारे लिए ब्रेक आ गया। अब मैं ये जो बोलना और स्कूल्स बंद थे तो हम उसको नहीं कर सकते थे। तो मैं कहता हूँ कि अगर वो फंड लगातार आता रहता तो वो सस्टेन हो जाता, शायद हम उसका एक ऑनलाइन प्रोग्राम डेवलप कर पाते, शायद हम इसको किसी और नेक्स्ट लेवल पे ले जाते कि काम होता। तो सस्टेनेबल ही नहीं रहा क्योंकि फंडिंग का इश्यू हो गया। फंडिंग का इशू इसलिए भी उसने कि शायद वो आइडिया इतना सेलेबल नहीं था, या इतना वायबल नहीं था, या सस्टेनेबल नहीं था, या मैं ऐसे बोलूंगा स्केलेबल नहीं था। तो जब हम प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे होते हैं, जब हम बिजनेस आइडिया को डिजाइन कर रहे होते हैं, उसकी स्केलेबिलिटी को चेक करना भी उतना ही जरूरी होता है कि अगर वो स्केलेबल नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो उसकी स्केलेबिलिटी कई बार हम सोच ही नहीं पाते कि कहाँ तक जाएगा। मेरे पास उतने पैसे थे कि मैं 500 स्कूल को टच कर सकता था, लेकिन स्कूल तो हजारों हैं दिल्ली एनसीआर में, तो मेरे पास उनको टच रीच आउट करने के लिए फंड्स ही नहीं है, तो मैंने उसको विजुअलाइज ही नहीं किया पॉसिबली। सो दैट इज हाउ एक्चुअली आई थिंक फेलियर्स के बहुत सारे कारण यहाँ पे होते हैं, और ये सारे हर बार ऐसा होता है कि कोई एक ही कारण जिम्मेदार नहीं होता, कभी कभी ये सारे कारण जो है वो मिल जाते हैं, राइट? तो सर अगर मैं 3 पॉइंट्स आपसे पूछूं जो हाँ। किसी भी नए इंसान को ध्यान में रखनी चाहिए कुछ भी नया शुरुआत करते हुए, तो वो 3 पॉइंट्स क्या होंगे, की पॉइंट्स? कुछ भी नया शुरुआत करते हो, जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में आपको आंसर दिया था, एक तो आपको पक्का यकीन होना चाहिए कि आप सोलोप्रेन्योर बनना चाहते हैं या स्टार्टअप बनना चाहते हैं, राइट? कि अगर आपने अपने घर में काम करना है, अपनी हॉबी को आपने मोनेटाइज करना है, प्लीज डू इट। आप आर्ट एंड क्राफ्ट करिए, आप पेंटिंग्स बनाइए, आप पेंटिंग्स बेचते रहिए, एंड दैट कैन हेल्प कंटिन्यू फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ विदाउट रियली नीडिंग एनी फंड्स फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज, करेक्ट? वो आपके अपने वो मम्मी पापा इतना तो कर ही देंगे, और फिर आप भी उसको बेच बेच के उसको री इन्वेस्ट करते रहोगे। तो दैट इज समथिंग विच इज देयर। ऑन दी अदर हैंड, जो मैंने बोला कि पैशन एक इमोशनल पार्ट है, उसको मैं छोड़ देता हूँ अभी 1 मिनट, क्योंकि मैं मानता हूँ वो नहीं है तो वैसे ही कुछ नहीं होगा। दूसरा, आपने अपनी बिजनेस प्लानिंग कैसे की है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ बिजनेस प्लान, राइट? कि अगर आपने अपना एक डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है कि मेरा आइडिया क्या है, मैं इस आइडिया के मेरे कंज्यूमर्स कौन है, उन कंज्यूमर्स का प्रोफाइल क्या है, वो मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे, ऐसे क्या चीज़ मैं डिफरेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो कि और लोग नहीं दे रहे हैं, या अगर और लोग दे रहे हैं तो भी मैं उनके साथ जाकर के कर सकते हूँ शायद, क्योंकि बहुत सारी बड़ी मार्केट है, सबको चाहिए, बर्फी सब खाते हैं, इसे सब चॉकलेट सब खाते हैं, तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो आपको अपना बिजनेस प्लान, और फिर मुझे कौन सी जगह पे बेचना है, आई मीन फ्रॉम द चैनल, whether you want to do yourself or whether you want to do through third party portals like Amazon, Flipkart, e-commerce portals. And also what I would like to say here is that इसके बाद आप उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे, वो भी आपको वहीं पे डॉक्यूमेंट पहले करना है,
और आपको जो अपना बिजनेस प्लान बनाना है वो 3 साल का प्लान बनाना है कि मैं पहले महीने में या पहले साल में हर महीने की एवरेज होगी मैं 5 पेंटिंग्स बेचूंगी। तो जैसे आप ये लिखोगे, आपका एस्पिरेशन है ये, तो आपको देखना पड़ेगा मैं 5 पेंटिंग्स बना भी पाऊंगी, तभी तो सच होगा ना ये। एस्पिरेशन का क्या है, वो तो जितना भी कर लो कि मैं आई विल बी द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बट हाउ? सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज टू डिफाइन दैट कि अपनी कैपेसिटी भी पता है और आगे जाने की भी करना है। और सबसे आखिरी पॉइंट कि आपको आपके अलावा और किसकी जरूरत लगेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, चाहे वो फंड्स के लिए, चाहे वो टीम बिल्डिंग के लिए। अगर आपको अपने बिजनेस को एनहांस करना है, चाहे मार्केटिंग के लिए या किसी के लिए, तो आपको कोई टीम चाहिए होगी, क्योंकि उसकी भी तो कॉस्ट निकलेगी ना। वो सब कॉस्ट लगेंगी तो आप बाद में खर्चा निकालोगे, whether you need an office or not, whether you will work from home or whatever is going to be. So that business plan document is very, very important. And last but not the least is to keep that alive for yourself once you are in the process, which means what? Which means finding out your why, which means that you have to define why do you want to do this business, right? विच मी अगर आपका वाई क्लियर हो जाता है ना श्रुति, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने बाकी सारे सवालों का जवाब दे सकते हो। अगर आपको मालूम है कि आप इस वाई को इसलिए करना चाहते हो, तो मैंने नोटिस किया कि मतलब मैं जो पेंटिंग्स बनाती हूँ उनमें बहुत पॉजिटिविटी झलकती है, राइट? मैं पॉजिटिव पेंटिंग्स बनाती हूँ। अब आज की डेट में नेगेटिविटी का जमाने में पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। मुझे मालूम है कि मैं बहुत क्विकली वो पॉजिटिव एलिमेंट्स मैं दुनिया के लिए बना सकती हूँ, एंड आई कैन एक्चुअली मेक इट चीप। इट इज नॉट समथिंग दैट दे विल हैव टू शेल आउट लॉट्स ऑफ मनी, एंड आई एम ओके कि अगर ज्यादा लोगों को चाहिए तो मैं उसको डेफिनेटली स्कैन करके प्रिंट करा के भी दे सकती हूँ एट मच लेस द प्राइस। नाउ व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, योर व्हाई इज टू स्प्रेड positivity in the world by using your skill and also monetizing it. अब आपने क्या क्या काम कर लिए? So you are changing the world. So you know your why very clear. अब अगर आपने ये why डिसाइड कर लिया, तो आप डिसाइड करोगे अच्छा तो मुझे what, मैं क्या बनाऊंगी, तो मैं किस किस साइज में बनाऊंगी, मैं कौन कौन से मीडियम्स में बनाऊंगी, आपका ये डिफाइन हो जाएगा। फिर आपका डिफाइन होगा वेयर, अच्छा मैं कहाँ बेचूंगी, क्या मैं अपनी वेबसाइट बना के बेचूंगी, या मैं इसको ऐसे कोई पोर्टल्स हैं जो कि आर्ट गैलरीज हैं जो कि इस तरह के स्क्रीन प्रिंट्स बेचते हैं, या जो इवन इमिटेशंस बेचते हैं, वो सब जो भी करते हैं, तो अपना चैनल ढूंढोगे, वेयर मार्केट डिसाइड हो जाएगी। फिर आप डिसाइड करोगे हु इज माई कस्टमर। सो आप डिसाइड करोगे कि ये क्योंकि हर व्यक्ति को चाहिए, तो सबसे पहले तो मेरे नेटवर्क में जितने भी पब्लिक स्पीकर हैं, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जितने भी ये लोग हैं, मैं सबसे पहले उनको बेचूंगी और उनको कहूंगी आपके लिए बहुत अच्छा टूल है, जहां जहां पे भी आप जाएं अपने हर ऑडियंस को एक एक को एट 50% ऑफ दे दे, पर मुझसे आप सारे ले लें। जस्ट सेइंग इट। सो आपने मार्केट भी डिफाइन किया, आपने वेयर भी डिफाइन कर लिया, सो आपने अपना व्हाट वाई डिफाइन करते ये हो गया। हाउ भी एक्चुअली मैंने बोल दिया कि कैसे, आई विल सेल इट थ्रू सोशल मीडिया, तो मैं उसकी मार्केटिंग में ये सब करूंगी, आई विल कीप डूइंग दिस, आई विल स्टार्ट विद सम इनॉग्रल डिस्काउंट्स वगैरह वगैरह वगैरह। यू विल बी एबल टू बिल्ड अप योर स्ट्रैटेजी। बट इन सब का जवाब कहाँ मिले आपको? आपके वाई के जवाब में। So as a person, why has to be very, very clearly defined. Only then you will be able to sustain it and you will be able to keep loving it forever. Otherwise, you will get bored. Skill jitna marzi अच्छा हो. Having a true intention towards your work. Absolutely. That is like 200% requirement. That's the prerequisite. उसके बिना गुजारा नहीं चलेगा। सर, तो इसके बाद डायरेक्टली जो क्वेश्चन आता है इससे ही रिलेटेड है। जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं, एनीथिंग न्यू एंड डिफरेंट, लाइक आई एम डूइंग दिस इंटरव्यू सीरीज, we come across criticism. Oh yes. How to handle the criticism and still stay focused? अगर मैं आपको सिर्फ होस्ट की तरह देख रहा हूं तो मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन नोइंग श्रुति ये सवाल ही गलत है। I think from a person who's so positive, I don't think this question actually matters a lot, because positivity is what is going to help us sustain and move away from this and move beyond all the negativity. But yes, you're right. There will always be people who
who will pull you down, who will not believe in what what you are trying to do. उसमें फिर से वही सवाल पे लेके जाऊंगा, why? If you have your why clear, nothing else will matter. Believe me, nothing else will matter, because you are very clear कि आप actually you are going out there and doing something for the world. And I'm a strong believer of this whole word of, there are two distinctions I've got, is that who you are is a possibility, right? So define that possibility for yourself, what you are trying to do, what are you trying to create, what are you trying to be. I'm not saying who you are, I'm saying what are you trying to be. Who are you? I mean, I'm sure you are a positive person. It's something which explains you. But is that you who you are? That is a trait of yours, right? तो जब हम कहते हैं, जब श्रुति एक कमरे में एंटर करे, या एक बड़ी सी पार्टी चल रही है, और एक वो जब श्रुति एंटर करे, तो लोगों को क्या लगना चाहिए, ये कौन आया? Is that the light of positivity? So possibly you are a possibility of positivity, that you spread positivity. या उनको लगना चाहिए कि oh wow, an artist has come, a person with ideas has come, a creative person has come, somebody who is now going to lit the whole room, that person has come. वो आप हो, right? और वो उस possibility से आप क्या create करते हो? मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है ये बताने का कि अगर आपने अपना why decide कर लिया कि आप ये क्यों कर रहे हो, सिर्फ पैसे बनाने हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक अलग तरह की प्रॉब्लम है। उसके लिए तो पक्का आपको किसी ना किसी क्या कहते हैं कि किसी नीड को ही सोल्यूशन के तौर पे आप प्रोवाइड कर रहे हो, तब तो वो बढ़िया है। पैसे भी बनाओ, पैसे बनाना कोई गलत बात नहीं है, यू शुड मेक मनी, बट देन इट हैज टू हैव अ लार्जर पिक्चर ऑफ द होल थिंग, कि वो कुछ करे कि जिससे आपके कस्टमर्स क्या कुछ चेंज होता हो। तो जब लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, उनके अपने कारण है। इट हैज नथिंग टू डू विद यू, बाय द वे। Basically, they are reflecting their insecurities. Absolutely. So ये उनके बारे में, उनकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में, कि उनको तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि श्रुति ये कर लेगी, या राजीव नारंग ये कर लेगा, या कोई क्या कर लेगा, ये उनके बारे में। एंड आई डोंट थिंक दैट वी शुड बी वरीड अबाउट इट. You have to keep yourself alive. You have to keep yourself present. You have to keep yourself, open for criticism. And every criticism brings in a lot of learning. I repeat myself. Every criticism brings in a lot of learning. And how does that happen? If somebody says, "Arey, ऐसे कैसे कर लोगे?" Now, if somebody says, "ऐसा कैसे कर लोगे?" please go to the drawing board. कि आपके पास इसका जवाब है? हाँ, हो जाएगा ना? ठीक है, sure. अब उसकी परवाह नहीं करनी है, पर क्या उसमें सचमुच में उसके पास, उसकी क्रिटिसिज्म से हमारे पास कुछ रिसीव करने के लिए है? Let's check that out and be rest assured. है ना? सो अब इसमें आपके पॉजिटिव माइंडसेट के अलावा कुछ और काम नहीं करेगा मेरे हिसाब से। Before leaving, what is one message that you would want to give to your listeners? All right. So see, the message is very simple. I'm sure everybody who's watching this video has some idea in themselves. I mean, with them, they have ideas, and they know they have skill sets. Trust me. Do not leave that. Make sure that you keep doing what you like, keep doing what you love, keep doing what you're good at, keep experimenting with that, keep learning more about that. Don't think that you know it all. And if that skill set actually you are unable to convert it into a business, I must say, please teach that to somebody, so that if maybe you are not in the right space, or whether mentally, physically, financially, or whatever reasons, if maybe you are not in the right space to convert it into a business, please teach it to somebody. You never know, you remain in lives of so many people forever, because somebody has taken that skill of yours and then converted it into a business idea. So if you're not doing it yourself, please hand it over to somebody through your teachings. Teach people, teach. Thank you so much, sir. Pleasure is ours. Pleasure, Shruti. All the very best, and I'm looking forward to have more conversations with you. I'm sure you'll go long way. Thank you, sir. Thank you for absolutely. Right. Thank you so much. Congratulations again. Bye. Bye, sir.